गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लखनऊ मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चौमेला झालावाड़। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। कल अपन ने 10th स्टैंजा था पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम 11th स्टैंजा के बारे में। देखिए, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड वास्ट बैक टू इट्स mention, call the fleeting breath, can our voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull cold air of death। अब देखिए सर्वप्रथम तो इसकी मीनिंग देखिए, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड वर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन, कॉल द फ्लेटिंग ब्रेथ, कैन आवर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लेटरी सूद द डल कॉल्ड हियर ऑफ डेथ। देखिए सर्वप्रथम इसकी मीनिंग देखिए, स्टोरी अर्न का अर्थ है ए मॉन्यूमेंट विद इंस्क्रिप्शंस टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द डेड पर्सन। कोई यादगार बर्तन के रूप में जिस पर मृत व्यक्ति की कहानी खुदी हो। ठीक है। अर्न का अर्थ है एन अर्न इज ए वेसल used by the ancient people to preserve the ashes of the dead after cremation। ठीक है। ए मॉन्यूमेंट। एनिमेटेड बस्ट का अर्थ है लाइफ लाइक स्टेचू, जीवित सी मूर्ति। ठीक है। बैक टू इट मेंशन का अर्थ है कि बैक टू द लिविंग स्टेट, जीवित अवस्था में वापस। फिर है कॉल का अर्थ है इनवाइट मैनेज। फिर है दी फ्लेटिंग ब्रेथ का अर्थ है शॉर्ट लिव्ड लाइफ, थोड़ी सी जिंदगी। हॉनर्स वॉइस का अर्थ है वर्ड्स और स्पीचेज इन हॉवर ऑफ द डेड। प्रोवोक का अर्थ है स्टिर अप, कॉल फोर्थ, राउज अप इनटू एक्शन, उत्तेजित करना। द साइलेंट डस्ट का अर्थ है डेड बॉडी, मृत शरीर। फ्लेटरी का अर्थ है साइकोफेंट्री, चापलूसी। एनवी का अर्थ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इट्स पर्सनिफिकेशन। सूद का अर्थ है टू काम, टू प्लीज। द डल कॉल्ड हियर ऑफ डेथ का अर्थ है अनसिम्पेथेटिक और मर्सीलेस ईयर्स ऑफ डेथ। और फ्लेटरी डेथ का अर्थ है कैन द लैंग्वेज ऑफ फ्लेटरी प्ली द ईयर्स विच हैड बीन मेड इनसेंसिबल बाई डेथ। मतलब क्या चापलूसी की बातें उन लोगों को कानों को प्रसन्न कर सकती है जो मर चुके थे। देखिए, अब तो अपन ने इसकी मीनिंग्स देख लिए। अब इसकी टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन, कॉल द फ्लेटिंग ब्रेथ, कैन हावर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट ऑफ फ्लेटरी सूद द डल कॉल्ड हियर ऑफ डेथ। देखिए एक्सप्लेनेशन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इन दी लाइन द पोएट ग्रे से दैट नथिंग कैन ब्रिंग द डेड टू लाइफ और फ्री देम। इनमें कवि कह रहा है कि जो मर चुके उन्हें न तो कोई चीज़ प्रसन्न कर सकती है और ना ही जीवित कर सकती है। द अर्न टू प्रिजर्व देयर एसेज और ए मेमोरियल स्टेचू कैन नॉट ब्रिंग देम बैक टू लाइफ। कि वह बर्तन जिसमें उसकी राख रखी जाती है या उनकी यादगार बनी मूर्ति उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकती। अर्थात कह रहा है कि उन्हें अब किसी भी चीज़ उन्हें अब जीवित नहीं कर सकती, चाहे वे बर्तन जो उसमें उसकी मिट्टियाँ रखी गई हो, राख रखी गई हो, या कोई मूर्ति उसकी यादगार में बनाई गई हो, ये कोई भी चीज़ उसे जीवित नहीं कर सकती है। आगे देखिए, हॉनर्स नाउ गिवन टू देम और बर्ड्स ऑफ फ्लेटरी कैनॉट प्ले देयर सेंसलेस ईयर्स। कि उन्हें दिए गए सम्मान या उनकी प्रशंसा में कहे गए
शब्द उनके मृत कानों को अब प्रसन्न नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें मतलब उनकी चापलूसी में किए गए शब्द भी अब उन्हें जीवित नहीं कर सकते और या प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। द रिच एंड ग्रेट आर होनर्ड देयर डेथ बाई एन आर और बाई स्टेचू मेड नियर देयर ग्रेव, कि अमीर और महान व्यक्तियों की मृत्यु के बाद विभिन्न प्रकार से सम्मान किया जाता है यथा उनकी कब्र पर मूर्ति बनाई जाती है, कि अमीर व्यक्तियों की यादगार में कब्रें और मूर्तियां बनाई जाती है। दी पॉइंट से दैट कि नीदर एन अर्न विद इंस्क्रिप्शंस टेलिंग देयर लाइफ स्टोरी और एनी लाइफ लाइक स्टेचू मेड इन देयर मेमोरी कैन ब्रिंग बैक टू लाइफ दोज विलेजर्स हु आर लाइंग डेड इन देयर ग्रेव्स। कवि कहता है कि न कोई अर्न मतलब मृतक के अवशेष रखने का पात्र जिस पर उसके जीवन की कहानी अंकित की गई हो, न ही कोई जीवित जैसी प्रतिमा उन्हें अब पुनर्जीवित कर। कवि कह रहा है कि उन्हें ना तो कोई अर्न, ना कोई कब्र, ना कोई मूर्ति उन्हें अब पुनर्जीवित नहीं कर सकती, ना उन्हें प्रसन्न कर सकती है। Then it is quite useless to mock at them. They could not have these things. तो इस प्रकार उनका मजाक बनाना बिल्कुल भी व्यर्थ है कि जो उन्हें ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकी, अर्थात उनकी यादगार में कब्रें नहीं बनाई गई, मूर्ति नहीं बनाई गई, तो इस प्रकार इसका मजाक उड़ाना उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखता, अर्थात ये सब व्यर्थ है। He further says that words are speechless. Speeches now uttered or delivered in honor of the dead cannot rouse them into action. कि वह फिर आगे कहता है कि मृतकों के सामने अब कहे गए शब्द या भाषा उन्हें काम में नहीं लगा सकते हैं, अर्थात उन्हें मतलब पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं। Flattery can no more comfort their ears which have been made already senseless by death. कि अब कवि कह रहा है कि उनकी चापलूसी में कहे गए शब्द उनके कानों को जिनको मृत्यु ने पहले ही चेतनाहीन बना दिया आनंद नहीं दे सकते, अर्थात उनकी चापलूसी में कहे गए शब्द उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते और ना ही उन्हें जीवित कर सकते। इस प्रकार उनकी अब चापलूसी करना व्यर्थ है और उनका मजाक उड़ाना भी व्यर्थ है कि इनकी यादगार में कुछ भी नहीं बनाया गया है। अब देखिए अपन ने 11th स्टेंजा तो पढ़ लिया, अब देखेंगे 12th स्टेंजा के बारे में। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hence that the road of empire might have swayed or begged to escape the living life. तो सर्वप्रथम इसके मीनिंग्स के बारे में देखिए। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hence that the road of empire might have swayed hands or begged to escape the living liar. देखिए परहैप्स का अर्थ है दिस इज ये सरमाइज ऑफ दी पोइट, ठीक है, मतलब शायद। नेगलेक्ट स्पॉट का अर्थ है द चर्च यार्ड वेयर द अनकेयर्ड फॉर ग्रेव्स ऑफ द प्लेजर्स आर फाउंड, मतलब उपेक्षित स्थान जहाँ पर कि ग्राम, ऐसे चर्च यार्ड का बहतान जहाँ पर ऐसे ग्रामीण पाए जाते हैं, मतलब उनकी मतलब कब्र है जिनकी केयर नहीं की गई है, अनकेयर्ड है। इज लेट का अर्थ है इज बरीड, मतलब दफनाए गए। सम हार्ट सम विलेज फॉर फादर्स, गांव के कुछ पूर्वज। प्रेग्नेंट का अर्थ है फुलोवन पूर्ण भरा हुआ। सेलेशियल फायर का अर्थ है हेवन सेंट इंस्पायरेशन, मतलब दैवीय प्रेरणा। हैंड्स का अर्थ है ब्लेजर्स। रॉड ऑफ एम्पायर
स्क्रिप्चर ऑफ किंगडम, राज का झंडा, राजकीय शक्ति। स्वेड का अर्थ है यूज इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग किया गया। हैंड्स स्वेड का अर्थ है द पोइट सेज दैट परहैप्स इन दिस चर्चयार्ड आर buried some person whose hands might have swayed or wielded the scepter। ठीक है। अब है waked to scarcity liar, wed to scarcity the living liar, कि might have become good musicians, मतलब बड़ा संगीतज्ञ बन जाता है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। Perhaps in this neglected spot as a lad some heart once pregnant with celestial fire, and that the road of empire might have swayed hands or waked to scarcity the living liar। देखिए एक्सप्लेनेशन कि दी लाइन्स आर फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटेन ए कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। After having shown that the poor and the rich are both alike in death, कि कभी ये दर्शाने के बाद कि अमीर और गरीब दोनों मृत्यु की नज़रों में एलाइक है अर्थात समान है। ग्रे इन दिस स्टेंजा, तो कि ग्रे इस स्टेंजा में ये दिखाता है या प्रदर्शित करता है that the poor are not necessarily devoid of greatness, कि गरीब आदमी भी कि निर्धन भी अनिवार्य रूप से मानवता से रहित नहीं होते, अर्थात उनमें भी मानवता होती है। देखिए आगे क्या कह रहा है कवि। He points out that even among these buried villagers there might have been people born with heavenly inspiration for doing noble deeds। कवि यह कहता है कि इन गढ़े हुए ग्रामीण से कुछ लोग उच्च कार्यों को करने के लिए दिव्य प्रेरणा से पैदा हुए होंगे, पर नियति ने दुर्भाग्य से उन्हें आराम और प्रसिद्धि से वंचित रखा। ठीक है कि बट डेस्टिनी हैड अनफॉर्चुनेटली डिनाइड टू देम द लग्जरी एंड एमिनेंस ऑफ हैविंग मैनी पीपल बिल्ट ओवर देयर डे, कि कुछ लोग कि कवि कह रहा है कि इन निर्धन लोगों में भी कुछ लोग दिव्य प्रेरणा से पैदा हुए होंगे, लेकिन भाग्य ने नियति ने दुर्भाग्य से उन्हें अपने आराम और प्रसिद्धि से वंचित रखा, इसलिए उनकी कब्रों पर शानदार मकबरे नहीं बने हुए। नेवरदीलेस दे वर एंडोड विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरिट्स, और यद्यपि वे असाधारण गुणों से युक्त थे, परंतु उन्हें उनको दिखाने का अवसर नहीं मिला। दे हैड नो अपॉर्चुनिटी टू शो देम, कि उन्हें दिखाने का अवसर नहीं मिला। कि बिलो वन ऑफ दीज ऑब्स्क्यूर ग्रेव्स माइट बी रेस्टिंग ए मैन हु possessed the capabilities of ruling power over a whole empire, or a man who had great poetics genius। कभी आगे कहता है कि इन कब्रों में से किसी कब्र के नीचे ऐसा आदमी लेटा हुआ होगा जो संपूर्ण साम्राज्य पर शासन करने की क्षमता रखता होगा। ग्रेटनेस इज नॉट द मोनोपोली ऑफ द रिच, कि महानता धनवान लोगों का कोई एकाधिकार नहीं है। इट एग्जिस्ट इक्वली इन द हम्बल, यह समान रूप से दीनता में भी निवास करती है, मतलब गरीबों में भी ग्रेटनेस होती है। इट एग्जिस्ट इक्वली इन द हम्बल, इट इज फेड विच मेक सम ग्रेट एंड अदर ऑब्स्क्यूर। और यह भाग्य जो किसी को मान बनाता और किसी को मतलब मानता से वंचित रखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन से क्रिटिकल में आलोचनात्मक कौन सी टिप्पणियाँ बनती हैं। कि दी लाइन्स हो हाउ डीप द सिंपैथी ऑफ द पोइट वाज फॉर द पुअर एंड सिंपल पीपल, कि ये लाइनों में ये कवि
ये दिखाता है कि वह गरीब और साधारण लोगों के प्रति कितनी संवेदना, सहानुभूति, सिंपैथी रखता था, कितनी गहरी संवेदना है वो उनके प्रति कवि की। They possess no less greatness than the fortunate city-dwelling talents who were blessed with opportunities. वे किसी भी रूप में शहरों में रहने वाले भाग्यशाली लोगों से कम महान नहीं होते, इनको अवसर से वरदान में प्राप्त होता। अर्थात अगर उन्हें अवसर मिलता तो वे भी हम ही लोगों की तरह ही महान बन जाते। These were denied to the people living in villages. इन गांवों में रहने वाले लोग जो इससे वंचित हैं, क्योंकि भाग नहीं उन्हें मानता से वंचित कर दिया है। ठीक है, अब अपन ने 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया है। कल आपको इनको रिवाइज करके याद करके आना है।